अब सचिव महोदय विधानसभा में उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 प्रस्तुत करेंगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने की में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया
39, para 39, it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government. मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूँ. इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा. यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है. दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का. It is quite evident that most of these CAG reports were kept pending with the respondent number 1, Delhi government, respondent number 2, Chief Minister, for an inordinately long period of time. यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश CAG रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई. Para 43. It is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024. कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था. अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा. ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए. Para 45. Even thereafter, the respondent, Government of Delhi, did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया. कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में. 46. ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है. 46. It is quite evident there has been an inordinate delay on the part of the respondent, Government of Delhi, in taking requisite steps for laying the CAG reports before the Legislative Assembly. The sequence of events and the timeliness reveal a disdainful disregard by the Government of Delhi of its constitutional obligation. यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाई कोर्ट कहता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई. घटनाओं का क्रम और समयबद्धता प्रतिवादियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा को दर्शाते हैं. अर्थात दिल्ली सरकार ने संवैधानिक दायित्वों का तिरस्कार किया. ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया रिपोर्ट को पेश ना करके. ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations
In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent, Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible. यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है। यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आज हम एक रिपोर्ट ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा, चूंकि ये पिछले कई वर्षों का बैकलॉग है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने सब चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आए। इसलिए आज एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में दूसरी रिपोर्ट लाई जाएगी। मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट पर सदन में कुछ सदस्य जिनके मेरे पास नाम आए हैं वो पूरी तरह आतुर हैं कि हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज यहाँ पर ले हो गई है, इसलिए मैं इस चर्चा को ऑन करता हूँ। और क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, सीएजी की रिपोर्ट को दबाना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नज़र में। तो इस पर सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जितने सदस्य मौजूद हैं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन आज हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं अरविंदर सिंह लवली जी से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं। और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की, और नारे भी लगा रहे हो सबसे सामने। अगर इनकी सीट पे अगर किसी की फोटो नजर आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पे फोटो नजर आती है, और उनकी फोटो देख के जो है उनके विचारों की हत्या करने का काम आप लोग कर रहे हो। ये मुझे दिल से पीड़ा हो रही है कि आज हम इस बात पे ही अपने आप को बहुत बड़ा काम मांग रहे हैं कि हमने सीएजी की रिपोर्ट जो है, भैया आप कैसे रोक सकते हो सीएजी की रिपोर्ट?
तो जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे। आप सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन बनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आपने, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, आपने कैबिनेट में आने के बाद जो सबसे पहले जो है आपने जो है सीएजी की रिपोर्ट ले करने का, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है और उसको पढ़ने में समय लगेगा, आज फर्स्ट वॉल्यूम आपने टेबल रखा है। ना केवल आपने दिल्ली के लोगों को किया हुआ वायदा निभाया है, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दिल्ली की इस पवित्र विधानसभा में, इस ऑगस्ट हाउस में आपने पुनः स्थापित करने का काम किया है। उसके लिए आपकी जितनी बधाई आपको दी जाए उतनी कम। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इसको हम पढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नॉर्मल हालात में सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पीएसी के मेंबर्स देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। 10 सालों से सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई है। 10 सालों का हिसाब किताब लेने की बात है, तो नॉर्मल पीएसी को बहुत समय लग जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट आके एक विशेष चर्चा जो है इनके 10 साल के कार्यकाल में और उस रिपोर्ट के ऊपर अंदर इस सदन को करना चाहिए, ताकि जो है इनका भ्रष्टाचार जो है वो लोगों के सामने आ जाए। नॉर्मल रूटीन में हम सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में डिस्कस करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो हमको जो है इनको एक्सपोज करने की जो है आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, मुझे ये तकलीफ है इस बात की, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट का डर है इनको, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के फोटो के पीछे छिपके, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपके अपने उस भ्रष्टाचार को ये छुपा लेंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बाबा साहब हम सब लोगों के लिए पुण्य है। हम सब लोग जो है उनका मान और सम्मान करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है उनका मान और सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जब संविधान बनाया था, आज अगर हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो संविधान का पालन हम इसलिए करते हैं कि हम एज अ विधायक, कल हमने जब ओथ ली, हमने क्या ओथ ली कि हम जो है संविधान के प्रति अपनी जो है व्यवस्था रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, हम संविधान के जो है हम सम्मान करेंगे। उस संविधान के निर्माता कौन है? उस संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर है। इस देश की प्रथा क्या रही है? इस देश की प्रथा रही है कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, और बाबा साहब का स्वप्न यह था ये कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे सरकारी ऑफिसरों में, कार्यालय में उनकी फोटोग्राफ लगेगी। अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, लेकिन उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में मैं और राजकुमार जी रहे हैं। लंबे समय तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहा हूं मैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब मंत्री था उस समय जो है केंद्र के अंदर जो है वो एनडीए की सरकार थी। अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बाबा साहब ने जो है संविधान की रचना की है। मेरे ऑफिस में और सारे मंत्रियों के ऑफिस में अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटोग्राफ जो है लगी होती थी। ये संवैधानिक परंपरा है इस देश की, जो आज बाबा साहब हमारे लिए सम्मानित हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाई हुई है। लेकिन मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के उन सपनों को जिसमें यह लिखा गया है
कि संवैधानिक पद पे रहने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो जो है वो गवर्नमेंट के कार्यालय में होगी, उसको हटाने का काम किसने किया? इसको जो है इनको देश और सदन को बनाना पड़ेगा। मैं रेखा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या आपने बाबा साहब की उन संसदीय परंपराओं को बरकरार रखने का काम दोबारा दिल्ली में किया, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के फोटो लगाने के लिए। किसने महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई? बाबा साहब जी की फोटो होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब जी के जो आदर्श, खाली फोटो से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो आदर्श दिए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है देश को चलने के लिए, उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। उस संसदीय परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने इस सारे देश को अंदर दिखाया। आप उसका वो नहीं करोगे। आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे। भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ। भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो, सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात कर रहे हो। और भगत सिंह जी के प्रदेश का आपने क्या हाल किया है? आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बना देता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगत सिंह जी के सपने थे कि 2 साल तक आपको यही नहीं पता लगा कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो सचिवालय नहीं जाता, वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, ना मुख्यमंत्री को पता लगता है ना मंत्री को पता लगता है। ये भगत सिंह जी के सपन आप जो है आप पूरे कर रहे हो। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? अध्यक्ष जी, मैं चाहता था आज विपक्ष के लोग यहां पे हों, उनके सामने जो है आंख में आंख डाल के बात करूं। अध्यक्ष जी, आपके पीछे मैं सदन में बहुत सारे हमारे नए सदस्य आए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है इस सदन में बहुत सालों तक रहने का। हमारे पुराने साथी मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पे बैठे हैं, कुलवंत राणा, बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे हैं। आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए थे। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे? वो सदन किस काम का है? ये सदन किस लिए होता है? इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं? इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। यह सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है? बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज ए एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे, ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया। अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहाँ पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे हैं, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं। यहाँ पे जब मिनी पार्लियामेंट लगती थी, उससे पहले मैं अपने नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, उससे पहले रवाज था कि जैसे आज गवर्नर साहब आए, ऐसे वाइस रॉय जो है इस सदन को संबोधित करने के लिए आता था। वो वाइस रॉय जब संबोधित करने के लिए आता था तो उसका वो एक चोला पहन के आता था। उस चोले की एक तार को जो है स्पीकर पकड़ते थे और एक लीडर ऑफ द हाउस पकड़ते थे। वो दोनों ऐसे पकड़ के एलजी को, वाइस रॉय को सदन के अंदर लेके आते थे। विट्ठल भाई पटेल और अध्यक्ष जी जैसे आज एलजी साहब आए, उनके साथ आप कुर्सी लगा के बैठ गए। पहले जब वाइसराय आता था तो स्पीकर भी नॉर्मल सदस्य की तरह आके नीचे बैठ जाता था, उसको साथ कुर्सी लगाना अलाउ नहीं होता था। आपके सेक्रेटरी और एलजी के सेक्रेटरी बराबर में कुर्सी लगा के बैठे। उस समय वाइसराय का सेक्रेटरी टेक ओवर कर लेता था, जो स्पीकर का सेक्रेटरी है वो उठ के ऑफिसर गैलरी में बैठ जाता था। ये वो सदन है। विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने चोला पकड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सदन का मालिक मैं हूं, आप वाइसराय होंगे, बाहर होंगे, आपके बराबर में मेरी कुर्सी लगी। ये है वो सदन। इसलिए इनको समझाता था हूं कि इस सदन के साथ खाली बाबा साहब की फोटो तो वहां देख ही सकते हो आप।
शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप देखो, बहुत अच्छी बात है। विट्ठल भाई पटेल जी की भी फोटो देखो। इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान करो, और जो अरविंद केजरीवाल का चोला पकड़ के चल रहे हो ना, इस चोला को छोड़ के संविधान की जो है मर्यादा का ध्यान रखो। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने विट्ठल भाई पटेल की कहानी सुनाई, इसलिए मैंने इनको इस बात की चर्चा में इनकी आंख में आंख डाल के करना चाहता था कि इन 10 सालों के अंदर आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया। कल मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी के साथ और परवेश जी के साथ जो है कुछ समय बिताने का, कुछ अधिकारियों के साथ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुप हो। मैं दिल से दुखी था कल, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको कि आप लोगों की जो अप्रोच दिल्ली के लोगों की पीड़ा के लिए है, और मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को सही हाथों में सौंपा है, और निश्चित रूप से दिल्ली के दिन जो है आने वाले समय में सुखद होने वाले। पर मैं कल दिल से दुखी था। मैं इसलिए दिल से दुखी था कि जिन डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माफ करने वाले हैं, जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बरकरार करने के लिए कहा है। एलजी एड्रेस पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनको याद कराने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल करके दोबारा से जो है पर लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार करने का जो है काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद लवली जी। अशोक गोयल देवरा। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी और एक ये वायदा पूरा किया, और जो संविधान के अंदर जो आपदा की सरकार थी, जो भी आपने उल्लेख भी किया हाई कोर्ट के माननीय जजेज का, उनकी टिप्पणी का कि संविधान के दायित्वों का तिरस्कार किया गया, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने आज इस रिपोर्ट को रखा। और ये जो लोग, जो कट्टर बेईमान लोग हैं, जो बाबा साहब के चित्र के नीचे छुपकर अपनी बेईमानों को छुपाना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये रिपोर्ट सदन के सामने रखी। मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज मैं अभी सीएजी की रिपोर्ट ये जो रखी अभी इसको देख रहा था, पेज नंबर 130 पर जिसमें लिखा कि 2,002.68 करोड़ का करीब करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। मैं जब सदन में नहीं था, लेकिन इस कट्टर बेईमान सरकार के बारे में सोचता था कि दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये चिंता कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में बेड मिल सके, लेकिन ये अपने शीश महल में बैठकर दिल्ली को लूटने के लिए शराब की नीति बना रहे थे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये चिंता कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीन मिल सके, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, ये लोग शराब नीति बनाकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम कर रहे थे।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब महिलाओं को 500 रुपए मिल सके, जनधन खाते में जा सके, उसकी चिंता कर रहे थे। गरीब लोगों को राशन मिल सके, उसकी चिंता कर रहे थे। लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, इन लोगों ने इस सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता का विश्वास का खून किया और यहां से रुपए लूटकर अपनी आपदा की सरकार, अपनी आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए इन लोगों ने पूरे देश के अंदर इस लूट के पैसे का इस्तेमाल किया। आज आपने ये जो रिपोर्ट रखी है, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में जो पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी घोटाले इन्होंने किए हैं, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, स्कूल का घोटाला हो, बस खरीद का घोटाला हो, हर घोटाले को इन्होंने जो अंजाम दिया है उसकी भी सीएजी रिपोर्ट इस सदन पर रखे। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा इस सदन के अंदर रखी जाए, जिससे कि इनके घोटालों का, इनके काली करतूतों का दिल्ली की जनता के सामने लाया जा सके। क्योंकि ये शहीद भगत सिंह जी का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं। जब ये जेल जा रहे होते हैं, इंक्वायरी में जा रहे होते हैं, तो ये एक शहीदों की तरह अपने आप को पेश करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि ये कट्टर बेईमान बाहर आ गए। अब इनके बाहर आने का समय नहीं अध्यक्ष जी, इनके ऊपर जांच बिठाने का समय है। दिल्ली की जनता न्याय चाहती है और ये जांच बिठाकर जहां से आए हैं इनको वापस कानून अपना काम करेगा और इनको वहीं भेजने का काम करना है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आज महामहिम उपराज्यपाल जी के अभिभाषण का जिस प्रकार से संतुलित और संयमित निर्वहन यहाँ पर हुआ है और जिन लोगों ने उसमें खलल डालने की कोशिश की, उनके प्रति जो आपका स्पीकर का जो रवैया होना चाहिए था, वो आपने अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को निभाया। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, नारी शक्ति की प्रतीक बहन रेखा गुप्ता जी को और उनकी कैबिनेट को, जिन्होंने इस पूर्ण कार्रवाई में अपनी गरिमा पे उपस्थिति से और गरिमा पे संतुलन से इस काम को पूर्ण किया है। मुझे याद आ रही थी इस सदन में ही 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री मदन लाल खुराना जी, चौधरी साहिब सिंह वर्मा जी और श्रीमती सुषमा स्वराज जी की, जिनके काल में सुशासन की इबारतें लिखी गई थी और आज वही क्रम बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ दोहराया जाने लगा है। सुशासन की नई इबारतों के लिए दिल्ली को बधाई है। कैग रिपोर्ट के संबंध में न्यायपालिका को फैसले और निर्देशों का विधायिका द्वारा ना माना जाना अपने आप में शर्मनाक है और संगीन अपराध भी है। इस बात की पुष्टि आपने भी की है, लेकिन इस अपराध का दंड कौन झेलेगा? कौन लोग कसूरवार थे? जो लोग कसूरवार थे वो सदन से आज बाहर चले गए, क्योंकि वो कल से इस बात से डर रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आएगी और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तभी वो बाबा साहब जी का चित्र अपने पर्सों में, अपनी जेब में छुपा कर लाए थे। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। उनको इसके लिए भी उनको दंडित किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट एलजी साहब के सामने रखी जानी चाहिए थी, सदन पटल पर रखी जानी चाहिए थी, लेकिन इस सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार सरकार की नीयत में खोट था और इस पटल पर ना रखे जाना उनकी नीयत को दर्शाता है। कैग की रिपोर्ट में शराब नीति पर टिप्पणियों से स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। उसी समय कोविड काल चल रहा था, जो जितना मजबूत था उतना मजबूर था। हम सब लोग अपने इलाज के लिए भाग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार
पूरे देश को ऑक्सीजन दे रही थी, कोविड के टीके की बात कर रही थी, लेकिन ये शराब परोसने का काम कर रहे थे और दिल्ली की आने वाली संततियों के साथ धोखा करने का काम कर रहे थे। राजस्व प्राप्ति के नाम पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। राजस्व से जो फंड बुजुर्गों की दवाई पर खर्च होना था, जो सड़कों की सफाई पर खर्च होना था और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होना था, वो गुप्त रास्तों से तत्कालीन सरकार की मंत्रियों की जेब में चला गया। तभी उन्हें बाद में जेल और बेल का भोजन चखना पड़ा। आज भी अगर वो अपनी बात रखने के लिए सक्षम होते तो हाउस में बैठकर इस पूरी कैग रिपोर्ट पर चर्चा करते। मैं अभी पढ़ रहा था, एक सरसरी नजर चैप्टर 5 वायलेशन ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स में मैंने पढ़ा कि इस सरकार ने कैसे दिल्ली के साथ धोखा किया। शराब परोसते समय भी उन्होंने मिलावट वाला काम किया। वाटर क्वालिटी टेस्ट वर mandatory for the all categories of liquor. Out of 173 test report to be furnished, no report was submitted. In 96% of the cases, the partial reports were provided in the remaining cases. जी आप सोचिए कि पानी के शराब में जो पानी भी डलना था उसमें भी इन्होंने मिलावट को जनता के सामने नहीं आने दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कैग रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हो और उन्हें इन्विटेशन देकर बुलाया जाए कि आइए, अपनी काली करतूतों का चिट्ठा आपके सामने खुला है, इसका विस्तृत वर्णन और इसका विस्तृत स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है, बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्चा शराब के रास्ते से आपने रिश्वतखोरी में लिया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मेरी इस मांग को स्वीकार किया जाए और विस्तृत चर्चा की जाए। पूनम भारद्वाज, पूनम शर्मा। आप सबको बधाई। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी बहुत सराहनीय काम करा है। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने आते ही अपना रोल दिखाया कि हाँ, जो घोटाले पिछले 10 वर्षों से हो रहे हैं उनको हम आज टेबल पे लेके आएंगे। उनके लिए भी आप सबको बधाई, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो दिल्ली के साथ घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनका अब जवाब उनको मिलने वाला है। जैसे वो बाबा साहब के चित्र के पीछे अपना 2 मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने कितने घोटाले करे हैं। जैसे शराब घोटाला हो गया, स्कूल के घोटाले हो गए और राशन घोटाला, मतलब हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने घोटाले करे हैं। और आप सब इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की जनता के हित के लिए बहुत सराहनीय काम है। और आप सबको पुनः फिर से बधाई दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सब ने ये जो CAG की जो समस्या है, पिछले 10 साल से जो भ्रष्टाचार फैल रखा था, उसको आपने दिल्ली के सामने लाने के लिए जो सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राणा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज अपने भाषण में दिल्ली की सरकार, रेखा सरकार, उनके मंत्रिमंडल की सरकार द्वारा जो एक रोड मैप आज पूरा रख दिया है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल प्रशासन, सशक्ति नारी, दिल्ली की हमारी मुखिया वो भी नारी और नारियों का सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व दिल्ली की सरकार का माननीय मोदी जी ने रेखा जी को दिया। उसके लिए माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार। उसके साथ सर गरीब कल्याण की बात है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के में सुधार की बात है, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की बात है, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन व्यवस्था की बात है, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात है और यमुना नदी का पुनरुद्धार इसमें है, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, किफ़ायती आवास। पूरे हमारी सरकार का रोड मैप माननीय LG साहब के अब भाषण में सब दर्शा दिया गया है और उसके लिए माननीय उपराज्यपाल साहब का भी आपका बहुत बहुत आभार। इस पर चर्चा के लिए सदन की जो ना समय सीमा बढ़ाई जाए और ताकि सदन और बढ़े आगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा इस पर भी हो और CAG पे भी हो। आज आपने सदन पटल पर CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत कराई, इसमें कि आपने इसमें मुख्य रूप से ये सत्य है कि सरकार पूरे वर्ष में जितने भी हमारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं, उन सभी विभागों का CAG का उद्देश्य क्या है कि कोई भी विभाग में
कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता गलत तरीके से काम ना हो, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए नियम उपनियम बनाए हुए हैं सभी।